चलिए देखिए, तो कल हम लोग जो मैंने लास्ट डे पॉलिटी की क्लास किए थे उसमें हम लोग भाग 1 को समाप्त कर लिए थे ना। और मूलतः मैंने आपको बताया था कि भाग 1 क्या है, आप अपने घर की पहचान कर रहे हैं। अब जब घर की पहचान हो गई है तो हम लोग भाग 2 पर चलते हैं, जहां किसकी बात करेंगे, नागरिकता की बात। भाग 2 क्या है, नागरिकता। तो सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि ये नागरिकता क्या है। अगर नागरिकता की बात कर रहे हैं तो नागरिकता एक व्यवस्था है और किसको दिया जाएगा, ये दिया जाएगा नागरिकों को। तो यही सवाल सबसे पहला उठ रहा है कि ये नागरिक होते कौन हैं। ठीक है, तो नागरिक कौन होते हैं उसके लिए कुछ परिभाषाओं को ध्यान में रख सकते हैं, कुछ कंसेप्ट को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे नागरिक व जो राज्य होता है, ठीक है, इन दोनों का क्या होता है, आपस में संबंध होता है। और इसी संबंध के आधार पर ही तो क्या मिलता है, नागरिकता मिलती है। तो नागरिकता वास्तव में क्या है, किसी राज्य और नागरिक के मध्य संबंध है। ठीक है, इस संबंध में 3 आप ध्यान रखिएगा, 3 केंद्र बिंदु हैं, 3 केंद्र बिंदु हैं, जहां पर पहले में आप देखेंगे कि राज्य क्या होता है। राज्य नागरिक को कुछ अधिकार प्रदान करता है। राज्य क्या करेगा, नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करेगा। और अब नागरिक क्या करेंगे, और नागरिकों को राज्य के कर्तव्यों का पालन व राज्य के प्रति निष्ठा रखना होता है। इसका मतलब यहां पर 3 बात निकल के आ रही है कि अगर हम नागरिक कहीं पर किसी को मानते हैं तो नागरिक और राज्य, क्योंकि नागरिक है तो राज्य होगा, ठीक है, और राज्य है तो जाहिर सी बात है उसका नागरिक होगा। पॉलिटी की फर्स्ट डे क्लास बताए आपको कि कहीं पर भी नागरिक, कहीं पर भी राज्य शब्द का प्रयोग तभी होगा जब वहां पर लोग रह रहे होंगे, तो वो नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो राज्य और नागरिक संबंध है उसका आधार क्या है, 3 प्रमुख बिंदु होते हैं। उसमें पहला क्या है, राज्य जो है वो अपने यहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदत्त करता है और बदले में अब नागरिकों से क्या अपेक्षा करता है, बदले में नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वो राज्यों का जो कर्तव्य है उसको पालित करें, अर्थात राज्यों के कर्तव्यों का पालन करें, और दूसरे संदर्भ में कहें तो राज्यों के प्रति निष्ठा रखें। और ये जो संबंध होता है, ठीक है, इसको आप चाहें तो दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि राज्य और नागरिक संबंध क्या है, राज्य व नागरिक संबंध। तो इसमें आप कह सकते हैं कि राज्य क्या करता है, राज्य नागरिकों की सुरक्षा करता है व कुछ अधिकार प्रदान करता है, और बदले में अपेक्षा करता है कि नागरिक राज्य के कर्तव्यों का पालन करें और राज्य के प्रति निष्ठा व समर्पण रखें। ठीक है, इसका मतलब जहां पर हम राज्य और नागरिक संबंध देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरफ से राज्य कुछ दे रहा है नागरिकों को, तो अपेक्षा भी कर रहा है कि नागरिक भी क्या करें, राज्य को कुछ दें। यहां पर राज्य क्या दे सकता है आपको, तो राज्य आपको सुरक्षा देता है, राज्य आपको स्वतंत्रता देता है, यानी कुछ अधिकार देता है। वहीं अब नागरिकों का क्या कर्तव्य बनता है कि जब राज्य आपको सुरक्षा और कुछ अधिकार प्रदत्त कर रहा है तो बदले में आप राज्य के प्रति निष्ठा और समर्पण रखें। और राज्यों का जो नियम है,
राज्य का पालन करना मतलब राज्य के कर्तव्यों का पालन करने का मतलब क्या हो गया, जो राज्य के नियम हैं उनका आप क्या करिए, पालन करिए। आपको पता है आपके पास मौलिक अधिकार तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो यही तो एक कर्तव्य आपके राष्ट्र के प्रति निष्ठा को समर्पित कर रहा है, ठीक है। और ये जो संबंध है ये किसके आधार पर है, तो ध्यान रखिएगा ये संबंध जो है कानून के आधार पर है। इसका मतलब जो भी राज्य आपको सुरक्षा और अधिकार दे रहा है उसका भी कानूनी प्रावधान है, और प्लस जो नागरिकों के कर्तव्य और निष्ठा राज्य के प्रति समर्पण भाव है उसके पीछे भी क्या है, कानून तमाम प्रकार के बने हैं, तो कानूनी अधिकार है। तो ये जो संबंध है इसका आधार क्या है, इसका आधार कानून व्यवस्था होती है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो कुल मिलाकर के भी हम लोग ये देखने चल रहे थे कि नागरिक हम कहेंगे किसे, तो नागरिक अगर कहीं है तो जाहिर सी बात है वहां पर राज्य होगा, और राज्य और नागरिकों के बीच में संबंध होगा वही तो नागरिकता का आधार बनेगा, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम लोग देखें तो टी.एच. मार्शल है, टी.एच. मार्शल, टी.एच. मार्शल ने क्या कहा है, टी.एच. मार्शल ने कहा है कि नागरिकता वास्तव में क्या है, किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण सदस्यता है। टी.एच. मार्शल के अनुसार नागरिकता क्या है, किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण सदस्यता है। आइए इसको समझते हैं एक उदाहरण से। जैसे अभी मैंने आप लोग को शुरू में बताया कि अब आप लोग इससे पहले क्या अपने घर को देख चुके हैं, बात तो ये उठता है कि घर के सदस्य कौन है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि ये घर है और इसमें क्या है, इसमें एक ये हो गए और ये एक अलग हो गए, ये अलग वाले भाग रहे हैं, ये हो गए। अब इसमें हमने कहा एक व्यक्ति को क्या है, एक व्यक्ति को क्या है, पूर्ण सदस्यता है, और दूसरे व्यक्ति को क्या है, दूसरे व्यक्ति को पूर्ण सदस्यता नहीं है। इसका अर्थ क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर ये क्या है, घर का सदस्य है, अगर ये व्यक्ति परिवार का सदस्य है, तो आप बताइए कि इसके प्रति प्रत्येक जो आवश्यकताएं हैं उसका निर्वहन परिवार का मुखिया करेगा, गार्जियन करेगा। उसका पढ़ाई लिखाई, उसके लिए जो उसकी दैनिक आवश्यकताएं हैं, खान पान, सुरक्षा, अन्य जो भी उसके संबंधित विषय हैं, उसकी जिम्मेदारी किसके पास है, उसकी जिम्मेदारी किसके पास है, परिवार के पास, यानी परिवार के मुखिया के पास है कि नहीं है। और उसी के तहत जब परिवार का मुखिया इतनी कुछ सुरक्षा और अधिकार दे रहा है, तो आपसे अपेक्षा नहीं करेगा कि कम से कम घर में गंदगी न मचाइए, कमरे को साफ रखिए, है ना, थोड़ा नैतिक आचरण करिए, कुछ पढ़ लिख करके अच्छे बन जाइए। आपके कर्तव्यों की भी तो कुछ वो जिम्मेदारियां लेगा आपसे, और मानेगा तो कि एटलीस्ट घर के लोगों को आप घर का सदस्य तो मानिए, यानी घर के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण को दिखाइए, घर के प्रत्येक सुख दुख में उसके साथ तो रहिए। मानेगा नहीं मानेगा। अब आप बताइए, दूसरा जो है, मैंने मान लिया ये आपके यहाँ आए हुए एक गेस्ट हैं, अब आप जो खा रहे हैं वो भी वही खा रहे हैं, आप जिस तरह से अपने दैनिक गतिविधियों में मनोरंजन कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। आपको लेके गए शॉपिंग कराने तो उनको भी कुछ करा दिए शॉपिंग में, लेकिन अब आप क्या कल्पना कर रहे हैं कि इनकी समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन परिवार करेगा, और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इनसे सभी कर्तव्य और निष्ठा का हम भाव जो है वो अपेक्षित रखें। हम इनसे उम्मीद करें कि घर को साफ करेंगे, हम इनसे, वो तो उनकी मतलब सेवा भाव हो गई ना, लेकिन हम उनसे अपेक्षा नहीं रखेंगे। अगर वो कर भी रहे हैं तो पहले हम उनको मना करेंगे, अरे नहीं नहीं आप ना करिए, है ना, क्योंकि आपका काम नहीं है। तो उसी तरह से जब पूर्ण सदस्यता की बात आती है तो संपूर्ण अधिकार अगर दिया जा रहा है तो संपूर्ण कर्तव्य के लिए भी आपके ऊपर दबाव डाला जा सकता है, पूर्ण सदस्यता होती है। बात समझ में आया, ठीक है। अब आइए वापस आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अब अभी एक तरफ आप देख रहे हैं कि अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे छोटे छोटे विषय को और देख लेते हैं, फिर अभी इसको और आकर के समझा देंगे आपको। तो अब क्या है, हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो ये नागरिक हैं, नागरिक और प्रजा, इनमें क्या संबंध होता है। इसके बाद देख ले नागरिक और विदेशियों में क्या अंतर है,
तब फिर उसके बाद जो छूटी हुई बात थी उसको आकर लिंक कर देंगे कि आपसे कर्तव्य के रूप में किस चीज की अपेक्षा की जा रही है कि अरे कुछ ना कर सको तो इतना तो कर दो। राज्य भी तो कुछ अपेक्षा रखेगा आपसे, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, पहले हम लोग बात कर रहे थे नागरिक और प्रजा को लेकर के। तो ये तो चर्चा हम लोगों ने पहले भी किया था कि जो नागरिक होते हैं इनके कुछ क्या होते हैं, अपने अधिकार होते हैं, और ये अधिकार क्या होते हैं, राज्य द्वारा प्रदत्त होते हैं कि नहीं, यही तो आप मौलिक अधिकार कहते हैं। कहीं पर मौलिक अधिकार ज्यादा है, कहीं पर सीमित है। जो चीजें आपके मौलिक अधिकार में नहीं है तो इसका मतलब वो राज्य आपको अधिकार में नहीं दे रहा है, कानून द्वारा आपको नियंत्रित कर रहा है ना। और दूसरा क्या है, फिर आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। जबकि आप जानते हैं कि जो प्रजा होते हैं तो प्रजा के क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, कर्तव्य होते हैं, और इनके अपने कोई अधिकार नहीं होते हैं। और इसीलिए आपने पढ़ा था कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में नागरिक होता है, क्योंकि लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र है तो कम से कम अधिकार तो मिलना चाहिए। जबकि जब हम राजतंत्र की बात करते हैं तो राजतंत्र में क्या होता है, यहाँ पर आप सिर्फ कर्तव्य की अपेक्षा रख सकते हैं, अधिकारों की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे आप अधिकार की मांग करेंगे तो राजा आपका सर कलम कर देगा ना। हमें राजा अगर नहीं देना चाह रहा तो आप उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम यहाँ तो आप जनप्रतिनिधि का चुनाव रखते हैं ना, जनप्रतिनिधि का चुनाव आप करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके माध्यम से जो आपकी मांगे हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो क्या होता है, एक लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं वहां तक पहुंचती हैं, और वहीं से प्रक्रियाओं में फिर क्या होता है, आपको ध्यान में रखकर क्रिया किए जाते हैं। लेकिन राजतंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आइए, एक तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं नागरिक व विदेशियों में अंतर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर नागरिक और विदेशी की बात करें, अब यही आपके क्या हो जा रहे हैं, गेस्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं, उनके मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, लेकिन उनको अधिकार जो होगा वो सीमित होगा। समस्त वो अधिकार नहीं मिल जाएंगे जो अधिकार आपको मिलेंगे, यानी नागरिक को मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ अधिकार ऐसे हैं भारत में, चूंकि अब हम लोग भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो भारत में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। और इसी तरह से हम लोग कुछ कर्तव्यों की भी बात करेंगे जो केवल भारतीय नागरिकों से ही अपेक्षा की जा सकती है, ठीक है। और इसी के आधार पे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कैसे भारतीयों और विदेशियों के बीच में, या भारतीय नागरिक और विदेशियों के बीच में अंतर होगा, ठीक है। भारतीय नागरिक मैं इसलिए बार बार प्रयोग कर रहा हूं ताकि आप यहाँ की व्यवस्था को समझ सकें, ताकि प्रत्येक राज्य का कोई ना कोई तो नागरिक होता ही है, तो हर राज्य में नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए ही जाते हैं, ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सा है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि अधिकार की बात कर रहे हैं ना, और आप जानते हैं आपके अधिकार का जो सारा प्रावधान है मौलिक अधिकार के तहत आता है, यानी 14 से लेकर के आर्टिकल 32 के तहत तक आपके सारे अधिकार उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये इतने मौलिक अधिकार हैं जिनको ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ किसे प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अभी आपने मौलिक अधिकार पढ़ा नहीं, अगला हम लोग का जो चैप्टर होगा मौलिक अधिकार होगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको छोटे छोटे इशारे कर दे रहा हूं ताकि बात समझ सकें, उसके बाद डिटेल में हम लोग को नेक्स्ट क्लास में चर्चा करनी ही रहेगी इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 कहता है कि भारत में किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जन्मस्थल, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर उसके साथ क्या है, आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है, विभेद नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यदि
किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, वंश, मूल, लिंग आदि के आधार पर भारत में विभेदित किया जाता है तो ये उसका मौलिक अधिकार है, और इसके विरुद्ध क्या कर सकता है, वो अपने अधिकारों का संरक्षण प्राप्त कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं घूमने जाएंगे, सपोज करिए आप ताजमहल देखने जा रहे हैं, तो ताजमहल देखने जाने के लिए आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप फला जाति के हैं इसलिए आपका किराया इतना पड़ेगा, और वो व्यक्ति फला जाति के हैं इसलिए उनका किराया इतना पड़ेगा। किसी से ये भी नहीं कहा जा सकता कि आप महिला हैं इसलिए आपका इतना किराया पड़ेगा, और आप पुरुष हैं इसलिए टिकट का किराया आपका इतना पड़ेगा। लेकिन विदेशियों के साथ होता है। इसका मतलब जान रहे हैं कि करने की तो बात ही नहीं, हो तो स्पष्ट रूप से होता है ना। कहीं पर भी आप जाएंगे तो फॉरेनर के टिकट का कॉलम या उनके जो खर्चे होते हैं वो अलग बने होते हैं। तो ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को, विदेशियों को नहीं है। उनके साथ विभेद हो रहा है, उनके विभेद सहना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। इसका मतलब इस आधार पर आर्टिकल 15 जो है वो भारत में समता स्थापित कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 16। ये क्या कहता है, लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता का क्या तात्पर्य है? लोक नियोजन का भाव है सरकारी नौकरी से। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं क्या हो जा रहा है, सरकारी नौकरी, और यही सारे चीजें निकल के चले आ जाएंगे कि धर्म, जन्म स्थल, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर सरकारी नौकरियों में किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये अधिकार किसको प्राप्त है? ये अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। ऐसा नहीं कि कोई विदेशी भी आए और हम यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे और कहा जाए आपके लिए यहाँ पर सॉरी नो वैकेंट, सीट खाली नहीं है, तो हाँ मिलेगा कैसे नहीं, हमको भी अधिकार चाहिए। नहीं मिलेगा भाई, ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। हाँ, कोई भारतीय नागरिक एलिजिबल है और कहें तुमको फॉर्म नहीं भरने देंगे, भरने कैसे नहीं दोगे? भरने तो तुम्हारे चच्चा भी देंगे ना, नहीं तो हम आर्टिकल किसका प्रयोग कर लेंगे, आर्टिकल 32 का प्रयोग कर लेंगे और जाकर के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के तहत अपने अधिकार को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आपके लिए हमेशा खड़ा है। इसके अलावा क्या है, आर्टिकल 19 है, क्या है, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई बात नहीं, बोलिए जो बोलना हो ना, आप भारत के पक्ष में बोलिए, भारत के विरोध में बोलिए, भारत के किसी भी स्तर पर, मतलब आप जो चाहते हैं बोलिए। लेकिन ध्यान रखिए, हम लोग पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि वहां पर आपके विचार एवं अभिव्यक्ति की भी कुछ सीमाएं हैं। ऐसा ना हो कि कुछ भी बोलिए तो कुछ भी बोलेंगे तो नप सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, आपको जितना बोलने की छूट है विदेशी उतना भी नहीं बोल सकता। यहाँ पर प्रत्येक तरह की विचार और अभिव्यक्ति उसके पास नहीं है। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखिएगा, भविष्य में कभी विदेश जाइएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि घूम के आइए, तो कभी विदेश जाइएगा तो ये जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, बाहर जाके थोड़ा नियंत्रण कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जब वहां जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा, वहां पर आप विदेशी हो जाएंगे तो उनके नागरिकों को तो हो सकता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो और आपके लिए हो सकता है व्यवस्था जेल में हो ना। तो ध्यान रखिएगा, विदेशी सब कुछ यहाँ पर आकर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 कहता है, क्या है आर्टिकल 29, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। और ध्यान रखिएगा, ये जो आर्टिकल 29 और 30 है, ये किसके संदर्भ में है, अल्पसंख्यकों के। तो भारत में क्या है, जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक, वो लोग अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर हम लोग कहें आर्टिकल 30, ये क्या है, तो ये भी अल्पसंख्यकों के लिए है और अपनी शिक्षा के संरक्षण का अधिकार। जैसे अगर आप देखेंगे तो भारत में क्या है, जो मदरसा वगैरह है, ये क्या है, ये अब आर्टिकल 30 के तहत संरक्षित है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, संस्कृति और शिक्षा, अल्पसंख्यक, लेकिन ये किसको प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा विदेशियों को अधिकार प्राप्त नहीं है। तो आर्टिकल 15, फिर 16, फिर 19, देन
29 और 30। ये कुछ विशेष मौलिक अधिकार हैं जो केवल किसे प्राप्त है, वो भारतीय नागरिकों को। इसके अलावा जब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में तो देखेंगे कि भारत का मौलिक अधिकार भी उदार है और इसने क्या किया है, बहुत से मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी दिया है। लेकिन हाँ, ये कुछ विशेष है जो केवल भारतीयों के लिए है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, और अधिकार अभी देखिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोकसभा व विधानसभा के चुनाव में क्या कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। कोई विदेशी आकर ये नहीं कहेगा कि हम भी लाइन में जाएंगे ना, हम भी मतदान करेंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, आप किसी भी संवैधानिक पद के लिए, संवैधानिक पद के लिए अर्हता रख सकते हैं। अर्थात आप चाहें तो यहां पर राष्ट्रपति बन जाइए, चाहे तो आप राष्ट्रपति बन जाइए, चाहे उपराष्ट्रपति बनिए, चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाइए। इससे भी मन न भरे तो कुछ दूसरे पदों पे आप आ सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, अन्य न्यायाधीश बन सकते हैं, आप हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं, आप भारत में राज्यपाल बन सकते हैं, महान्यायवादी बन सकते हैं, महाधिवक्ता बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं, विदेशी नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको ये भी प्राप्त है। देखिए, तो ये क्या था, आपके कुछ विशेष अधिकार थे जो आपको तो प्राप्त हैं लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं हुआ। यानी जिस व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त नहीं है वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कर्तव्य भी तो आप ही से अपेक्षित होगा। अब क्या क्या आपसे अपेक्षा की जा सकती है, आपसे जो अपेक्षा की जाएगी वो विदेशियों से अपेक्षा नहीं रखेंगे, क्योंकि नागरिकता तो आपकी है ना। क्या क्या है, पहली चीज आपसे अपेक्षा की जाती है या क्या करें, कर जमा करें। देखिए यहां पर कर जमा करें। दूसरा और क्या करें, और क्या करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। और क्या करें, संविधान व राज्य के प्रति क्या रखें, निष्ठा रखें और सम्मान रखें। और क्या करें आप, और क्या करेंगे, राष्ट्रगान का सम्मान करें। और क्या करेंगे, अपने मातृभूमि की रक्षा करें। समझ में आ रहा है। तो अब ये सारी जो अपेक्षाएं हैं कर्तव्य के रूप में, ये किससे है, ये भारतीय नागरिकों से है। विदेशियों से उम्मीद नहीं करेंगे कि वो भारत में आए फिर टैक्स भी जमा करें, और जब भारत का युद्ध कहीं किसी पाकिस्तान या चाइना के साथ हो तो हम कहेंगे आओ तुम्हारी तरफ से युद्ध लड़ लो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। और उसी तरह से राष्ट्रध्वज हो गया, राष्ट्रगान हो गया, इस सब का सम्मान करना भी क्या है, आपसे अपेक्षित है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर चर्चा हुई नागरिक हैं और जो विदेशी हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, अंतर की बात हो रही थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, देख लेते हैं आज। तो अब हम लोग देखेंगे भारत में नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान। ध्यान रखिएगा, भारत में जब नागरिकता के प्रावधान की बात करेंगे तो इसको कुछ पहले मोटे स्तर पे 2-3 पॉइंट से समझ लीजिए। जब हम लोग आर्टिकल की बात करते हैं तो ये क्या है, मूल संविधान की व्यवस्था है और हमारा संविधान 1950 में बनकर के लागू हो गया, 26 जनवरी 1950। तो आर्टिकल तो उसी समय से क्या कर रहा है, लोगों को नागरिकता दे रहा है। इसका मतलब जब हम बात करेंगे आर्टिकल 5 to 11, इसमें
विषय जो है वो कुछ जगह पर क्या है, नागरिक कौन होगा ये है। इसके अलावा नागरिकता समाप्त कैसे होगी ये है। इसके अलावा भविष्य में नागरिकता कैसे प्राप्त होगी और कैसे समाप्त होगी, इसके लिए क्या है, संसद को विधि द्वारा अधिकार दिया गया है, विधि द्वारा अधिकार। इसका मतलब ये सारे विषय आप 5 से 11 के बीच में पढ़ेंगे। जब हम कह रहे हैं नागरिक कौन होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि यहां पर आप बात करिए तो 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हो रहा है तो उस समय देश का नागरिक कौन होगा, पहले इस बात की चर्चा आपको मिलेगी देखने को, ठीक है। उसके बाद फिर ये होगा कि किसकी किसकी नागरिकता समाप्त होगी, कब, 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के समय में। उसके बाद क्या कह रहा है कि भाई 26 जनवरी 1950 तक के प्रावधान तो हम क्या कर रहे हैं, वो संविधान में कर दे रहे हैं, लेकिन भविष्य में यदि किसी को नागरिकता देना होगा और यदि किसी की नागरिकता समाप्त करना होगा और 26 जनवरी 1950 के नागरिकता के प्रावधान के तहत यदि किसी को नागरिकता मिला है तो इसके नागरिकता का संरक्षण जो करना होगा, ये सभी प्रावधान आपको आगे के बिंदुओं में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहीं पे क्या हुआ, क्योंकि भविष्य में नागरिकता के प्रावधान की चर्चा की जा रही है, इसलिए संसद विधि शक्ति का प्रयोग कर रही है और 1955 में क्या बना रही है, एक भारतीय नागरिकता अधिनियम बना रही है, ठीक है। मतलब नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। कब बन रहा है, तो चूंकि संसद को अधिकार मिला है इसलिए क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955, यानी पहली बार संसद ने क्या किया, अब भविष्य में लोगों को नागरिकता किस तरह से दी जाएगी और किस तरह से किसी की नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान होगा, वो कहां पर लाकर रखा जा रहा है, 1955 के तहत, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, समय समय पर संशोधन होते रहे। उसी समय समय पर होने वाले संशोधन में हालिया संशोधन था जो फिर आप देखते हैं CAA का मुद्दा निकल करके आया था, ठीक है। तो संशोधन समय समय पे कई बार हुए हैं, उसमें महत्वपूर्ण जो संशोधन होंगे उसको हम देखेंगे। तो पूरा विषय क्या है, अभी ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि पहले हम लोग को आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक देखना होगा क्या प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद चूंकि हम लोग 1950 में तो है, हम लोग 2024 में आ चुके हैं, तो 1950 की सापेक्षता में भविष्य तो बहुत लंबा बीत चुका है, तो आने वाले समय में किसे नागरिकता प्राप्त होगी, नागरिकता के क्या प्रावधान होंगे, वो सब चलेगा हम लोग का 1955 नागरिकता अधिनियम के तहत। उसको हम लोग दूसरे स्तर पढ़ेंगे। तो 2 पूरे स्तर पे आपका ये क्लास रहेगा। एक हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में, जो मूल संविधान में क्या विशेषता थी या व्यवस्था थी उसकी व्याख्या करेगा, और फिर हम लोग पढ़ेंगे अधिनियम के बारे में जो आपको बताएगा कि कैसे चीजें बदली हैं। तो जो पूरा विषय आपका संविधान व राज्य व्यवस्था, आर्टिकल संविधान हो जाएगा और उसके बाद जो अधिनियम पढ़ लेंगे वो क्या हो जाएगा, राज्य व्यवस्था हो जाएगा, ठीक है। आइए तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 5। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 5, ठीक है। तो ये जो तत्कालीन परिस्थिति थी, तत्कालीन जब संविधान लागू हो रहा है, यानी 26 जनवरी 1950, यहां पर भारत का नागरिक कौन होगा, भारत का नागरिक कौन होगा, ये कहां पे बताया जा रहा है, आर्टिकल 5 में बताया जा रहा है। यानी आर्टिकल 5 में कहा जा रहा है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक कौन होगा, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, कौन कौन भारत का नागरिक होगा, कौन कौन भारत का नागरिक होगा,
तो उसमें पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि ऐसे सभी लोग जिनका जन्म भारत में हुआ है, यानी 26 जनवरी 1950 से पूर्व भारत के, चूंकि 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो रहा है, अब 27 जनवरी 1950 को भी किसी का जन्म हुआ तो वो इस प्रावधान के तहत नहीं नागरिक माना जाएगा। प्रावधान दूसरा बनेगा, है ना, अभी हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा, लेकिन मूलतः अभी हम लोग जन्म के आधार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको आधार मत मानिएगा, वो माता पिता के जन्म के आधार पर माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जन्म भारत में हुआ कब, 26 जनवरी 1950 से पूर्व ऐसे समस्त लोग जिनका जन्म भारत में हुआ है 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात क्या कह रहा है, उन्हीं को पकड़ लेते हैं जिनकी अभी चर्चा किए कि मान लेते हैं 26 जनवरी को तो संविधान लागू कर दिए और किसी का 27 तारीख को डिलीवरी हो गया, हम बच्चा कहाँ की नागरिकता प्राप्त करेगा? कहेंगे पहले बता दिए होते तो सर्जरी करा करके हम, मतलब पहले एक दिन करा लिए होते, नागरिकता तो मिल जाती है आराम से, तो किसे माना जाएगा? अब आधार क्या बनेगा, अब आधार बनेगा माता पिता। ठीक है, या आप कह सकते हैं इनके पूर्वज। तो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन होंगे? ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ है या जिनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है। कब? 26 जनवरी 1950 से पहले। अब माता पिता का तो जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद नहीं ना होगा, इतनी जल्दी बच्चे का जन्म तो फिर होगा नहीं ना, तो कुल मिलाकर के जिसका जन्म हो रहा है उसके माता पिता से लेंगे। और तीसरा, तो ये तो आपने देखा कि भारत में जो लोग थे उनके आधार पर व्यवस्था बना दी गई, और तीसरा ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है और उनके माता पिता में से भी किसी का जन्म भारत में नहीं हुआ है, लेकिन वो लोग भारत में रह रहे हैं, तो माना जाएगा कि ऐसे लोग जिनका ना तो जन्म भारत में हुआ है और ना ही उनके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन फिर भी वो यदि 5 वर्ष से भारत में रह रहे थे तो 26 जनवरी 1950 को भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, यदि वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहेंगे तो जबरदस्ती, मतलब गले पे तलवार लगाकर नहीं कि 5 साल से रह रहे हो हम जाने नहीं देंगे, है ना, यही रुकना पड़ेगा, तो ये स्थिति नहीं होगी। ये कहां पर है? आर्टिकल 5 में। ठीक है, अब समस्या जो थी वो ये थी कि 1947 भारत पाकिस्तान 2 राष्ट्रों का सांप्रदायिक विभाजन, हिंसा का चरम और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक लोगों का पलायन, वो क्या था? अपने बिल्कुल आप कह सकते हैं एकदम दयनीय स्थिति में था। तो बहुत से लोग ऐसे थे जो भारत के क्षेत्रों के थे लेकिन भारत की तरफ से क्या चले गए हैं? पाकिस्तान के क्षेत्रों में चले गए हैं बंटवारे के पश्चात। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो भारत के ही क्षेत्र में थे लेकिन वर्तमान यानी तत्कालीन पाकिस्तान में थे और अब भारत में वापस आना चाह रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर 2 आर्टिकल जो हम देखेंगे वो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का नतीजा रहेगा। तो पहले पाकिस्तान से भारत आने वाले स्थिति को देखेंगे। तो आर्टिकल 6 क्या बता रहा है? आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता। ठीक है, अब इसमें आर्टिकल 6 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि ऐसे सभी लोग जो 26 जनवरी 1950 से पूर्व भारत के क्षेत्र में पाकिस्तान के क्षेत्र से आ रहे हैं वो क्या होंगे? नागरिक। ठीक है, लेकिन अब मान लिए कि पाकिस्तान का जो वर्तमान का क्षेत्र आप देख रहे हैं, यानी बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान को क्षेत्र मिला, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा हो जो वास्तव में पाकिस्तान यानी बंटवारे से पूर्व भारत का नागरिक ही न रहा हो, तो भी क्या वो पाकिस्तान से उठ करके चला आएगा तो उसको दे दिया जाएगा? नहीं।
तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये कैसे व्यक्ति होंगे, ये या तो ऐसे व्यक्ति हों जिनका जन्म भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि भारत में अंतिम बार जो भारत का पुनर्गठन माना जा रहा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत है कि भारत कौन सा क्षेत्र होगा, और 47 में बंटने के बाद फिर 2 क्षेत्रों में बंट गया। ठीक है, तो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत जिसका जन्म भारत के क्षेत्रों में हुआ हो, भले वो वर्तमान पाकिस्तान में आ रहा हो, यदि 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है तो इसके माता पिता में से किसी का हुआ हो, माता पिता में से किसी का हुआ हो, और माता पिता में से भी किसी का नहीं हुआ है तो माता या माता मही, और इसी तरह पितामह या पितामही, इसका मतलब कि नानी या नाना या उनके और भी पीछे के पूर्वज, और या दादी या दादा और उनके और भी पीछे के पूर्वज, कोई तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में जन्मा हो। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आर्टिकल जो 6 है ये क्या कह रहा है, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान कर रहा है, और शर्त क्या है कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व पाकिस्तान से भारत आ चुकी हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या कह रहा है, दूसरी चीज कह रहा है कि 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत या तो वो या उनके माता पिता में से कोई, और या मातामह मातामही पितामह पितामही में से कोई भारत में जन्मा हो। ठीक है, अब आर्टिकल 7 क्या है, अब भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता का प्रावधान क्या है। भाई जब एक राष्ट्र है 2 भागों में बंट रहा है तो अब अगर कुछ लोग इधर से इधर आ रहे हैं तो कुछ लोग इधर से इधर भी तो आएंगे, और अगर भारत से कोई पाकिस्तान चला गया तो उसको नागरिकता क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जाने के कुछ ही समय बाद उसको अनुभव हो गया हो कि वो क्षेत्र हमारे लिए अच्छा नहीं है और वापस भारत आकर के नागरिकता लेना चाह रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस चीज को, भाई अगर भारत के क्षेत्र से पाकिस्तान में चले जाते तो हमको नागरिकता देने की जरूरत ही क्या पड़ती, तब तो गए, लेकिन पुनः नागरिकता के प्रावधान कर रहे हैं ना कि अगर आप चले भी गए इस समय विभाजन के समय तो अगर आप चाहें तो पुनः फिर आप नागरिकता प्राप्त कर सकते, लेकिन वो चीजें इतनी आसान नहीं थी। तो अब इसके लिए क्या किया गया कि जो भारत से चला गया, कब चला गया, 1 मार्च 1947 से पूर्व, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 से पूर्व भारत से पाकिस्तान में चला गया है, अब पाकिस्तान में जाने के पश्चात उसको लगता है कि नहीं हमको पुनः भारत के क्षेत्रों में आना है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में यदि वो पुनः आकर के यहां से क्या है नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, अब ये क्या करेगा, एक नागरिकता के लिए क्या करेगा, आवेदन करेगा। इसका मतलब 1 मार्च 1947 तक जो कोई भी भारत को छोड़ करके पाकिस्तान चला गया उसकी नागरिकता भारत से समाप्त करने की बात कही जा रही है, और यदि वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत का नागरिक था तो ऐसी स्थिति में यदि वो पुनः भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो अब वो क्या करेगा, एक आवेदन करेगा। ठीक है, आवेदन कहां होगा, तो ये भारत सरकार के पास होगा, और अब आवेदन के माध्यम से वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन आवेदन पर नागरिकता देना या न देना ये सरकार की अपनी मतलब आप कह सकते हैं स्वविवेक का वहां पर प्रयोग हुआ। इसका मतलब ये बाध्यता नहीं है कि कोई नागरिकता के लिए अगर मांग किया है तो उसको नागरिकता दे ही दिया जाए। ठीक है,
तो अभी आप लोगों ने क्या देखा, अभी आप लोगों ने 3 आर्टिकल देखा। आर्टिकल 5, 26 जनवरी 1950 भारत का नागरिक कौन होगा। 6 पाकिस्तान से भारत आए, ध्यान रखिएगा, पहले बाहर वाले को अंदर बुला रहे हैं, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, 7 भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, इसी में ध्यान रखिएगा, आवेदन द्वारा ही प्राप्त होगा और जरूरी नहीं है कि आपको मिल ही जाए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 8। 8 क्या कहता है, 8 क्या कहता है, 8 कहता है दुनिया बहुत बड़ी है। आप यहां पर इंडिया पाकिस्तान में बटे पड़े हैं, इसके अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है। आपने यहां से यहां और यहां इधर गए लोगों को तो 6 और 7 में निपटा लिया। अब ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, जहां कहीं भी भारतीय मूल के लोग हैं, भारतीय मूल के लोग, इसका मतलब इंडिया पाकिस्तान के अलावा पूरे विश्व में जहां जहां भी भारतीय मूल के लोग हैं, भारतीय मूल का तात्पर्य क्या हो गया, भारतीय मूल का तात्पर्य हो गया कि 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत उनके माता पिता या मातामह पितामह में से कोई भी भारत में जन्मा हो। ठीक है, तो अब यहां पर भारतीय मूल के, कहां के, विश्व के, विश्व का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, वो यदि चाहे तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, यानी उसे भी भारत का नागरिक माना जाएगा, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा यदि वह भारत को अपना अधिवास बनाना चाहे। इसका मतलब यदि वो भारत में आकर के रहना चाहेगा तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, अधिवास, डोमिसाइल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 8 क्या बता रहा है, आर्टिकल 8 बता रहा है कि भारतीय मूल के लोगों का नागरिकता संबंधित प्रावधान। ठीक है, अब 3 स्तर पर आपने देखा, 5 नागरिकता दे रहा है, 6 नागरिकता दे रहा है, 8 नागरिकता दे रहा है, 7 नागरिकता का एक प्रावधान दे रहा है। यहां नागरिकता मिलेगी नहीं, नागरिकता का प्रावधान है कि आवेदन करिए देखा जाएगा। लेकिन अन्य 3 स्तर पे आप देख रहे हैं 5, 6 और 8, ये क्या कर रहा है, सीधे नागरिकता दे रहा है। ठीक है, बहुत नागरिकता बढ़ गई, नागरिकता कटेगी भी तो। आर्टिकल 9 ये क्या कहता है, ये कहता है कि नागरिकता समाप्त हो जाएगी, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तब यदि आप किसी भी देश का, यानी भारत के अलावा किसी भी देश की अगर आप नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत से आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आप आवेदन करिए न करिए, एक तरफ आपने उधर नागरिकता लिया, इधर आपकी नागरिकता समाप्त। और ये क्या है, आर्टिकल 9 को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और भारत में एकल नागरिकता के प्रावधान को शक्ति कहां से मिल रही है, आर्टिकल 9 से, क्योंकि उसने पहले कह दिया कि जैसे कहीं और की नागरिकता लिए नहीं, इधर की नागरिकता खत्म। ठीक, तो इससे आपके पास एक ही नागरिकता हमेशा रहेगी भारत के संदर्भ में, भारत के लोगों की एक नागरिकता रहेगी। बाकी वैश्विक स्तर पे आप हो सकता है 2-4 जगह की नागरिकता ले लें, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप भारत के नागरिक नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 9 क्या करता है, ये नागरिकता छीनने की बात करता है, नागरिकता समाप्त करने की बात करता है। भारत के अतिरिक्त किसी भी अन्य राज्य की नागरिकता प्राप्त करते ही भारत की नागरिकता की स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आइए आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 ये क्या कर रहा है, जिन जिन के अंदर सीएए को लेकर भय है वो लोग आर्टिकल 10 पढ़ लें। उसमें क्या कहा जा रहा है,
उसमें स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि ये क्या है, आपके नागरिकता के संरक्षण का आप कह सकते हैं आर्टिकल है। कैसे? इसमें कहा जा रहा है कि उपरोक्त उपबंध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक है, उपरोक्त बंद में क्या है, आर्टिकल 5, 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन होगा, आर्टिकल 6 पाकिस्तान से आए भारत के लोगों की नागरिकता का प्रावधान, आर्टिकल 8 भारतीय मूल के लोगों के नागरिकता का प्रावधान। ठीक, अन्यत्र आर्टिकल 7 को भी ले सकते हैं यदि किसी पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी गई हो। ठीक है, अब यहां पर क्या है, फिलहाल मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा आर्टिकल 5, 6 और 8। चूंकि आप देखेंगे कि आर्टिकल 11 में क्या कहा जा रहा है, आर्टिकल 11 में कहा जा रहा है कि संसद को यह अधिकार है कि संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से भविष्य में नागरिकता देने व नागरिकता लेने की विधि का निर्माण कर सकता है। संसद को विधि निर्माण द्वारा नागरिकता प्रदत्त करने या समाप्त करने का अधिकार देने से पहले ही कह दिया गया कि भविष्य में संसद द्वारा किसी भी प्रकार के विधि का निर्माण क्यों ना हो, लेकिन किसी भी विधि के माध्यम से आर्टिकल 5, 6 और 8 के माध्यम से जो लोगों का नागरिकता है उसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका 5, 6 और 8 के प्रति क्या है, संरक्षण है। इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आर्टिकल 11, ये शब्द का प्रयोग नहीं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं आपको, आर्टिकल 11 के माध्यम से जो संसद को शक्ति दी गई है, तो संसद भविष्य में किसी भी विधि का निर्माण करके नागरिकता देने व समाप्त करने के प्रावधान के तहत कार्रवाई करेगा, तो उसमें आर्टिकल 5, 6 और 8 के तहत प्राप्त नागरिकों की नागरिकता कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो यहां समाप्त करने की बात क्यों कर रहा है, भविष्य में किसी के लिए नागरिकता सृजन करने की बात किया। मान लेते हैं कि हमने विदेशियों को नागरिकता देने का एक प्रावधान किया और उस प्रावधान के तहत उनको नागरिकता दे दी गई, तो क्या वो नागरिकता अजर अमर रहेगी? भाई कुछ ना कुछ तो आप शक्ति लगा सकते हैं कि हो सकता है पुनः उनकी नागरिकता हमको छीननी पड़े। तो भविष्य में जो नागरिकता देने का प्रावधान होगा, उस नागरिकता देने के प्रावधान को पुनः समाप्त करने के लिए यहां पर 2 शब्द का प्रयोग हुआ कि नागरिकता देने या समाप्त करने की शक्ति संसद के पास होगी, लेकिन अनुच्छेद के तहत जो लोगों को नागरिकता प्राप्त है उसको समाप्त करने की शक्ति जो है वो संसद के पास नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है बात? अब आर्टिकल 11 क्या कहता है, आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 क्या कहता है, ये कह रहा है कि भविष्य में नागरिकता देने व समाप्त करने की जो शक्ति होगी वो किसके पास होगी, संसद के पास। और संसद क्या करेगा, विधि के माध्यम से भविष्य में नागरिकता देने या समाप्त करने का प्रावधान कर सकता है। ठीक है, अब यहीं पर आप एक विषय और समझ लीजिए, संसद में बना विधि, यानी संसद की विधि जो होती है वो क्या है, संघ सूची का विषय होता है कि नहीं होता है। और अगर आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 11 में नागरिकता देने और नागरिकता को समाप्त करने का प्रावधान किया जा रहा है, तो आप बताइए ये संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। ठीक है, और इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इसी के समर्थन में एक और आर्टिकल 245 ये क्या कहता है, आर्टिकल 245 कहता है कि संघ सूची का कोई भी विषय जो संसद के द्वारा विधि निर्मित करके लागू किया जाता है वो पूर्णतः अर्थात 100% और स्वतः
सभी राज्यों पर लागू होता है। इसका मतलब जब सीए की चर्चा हो रही है और जो कुछ राज्य हैं, खासतौर से ऐसे पश्चिम बंगाल कह रहा है हम अपने के यहाँ लागू नहीं होने देंगे, तो आप लागू ना होने दे तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये कैसा विषय हो रहा है, ये आपका संघ सूची का विषय हो रहा है। और संघ सूची के विषय को पूर्णता, इसीलिए शब्द पे ध्यान दीजिएगा, पूर्णता यानी 100% सभी राज्यों पर लागू होंगे। ठीक है, सभी राज्य और संघ शासित राज्य तो अपने आप वहां पे आ ही जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए फिर से, किसी तरह का कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सब सरल आर्टिकल है। मैं चाहता हूं यहीं पे कम से कम याद करके ही निकलिए। तो 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है, आर्टिकल 5 to 11। जहां 11 की बात कर लें तो ये क्या कह रहा है, ये संसद को भविष्य के लिए यानी 1950 के बाद विधि निर्माण की शक्ति दे रहा है नागरिकता संबंधित प्रावधान के लिए। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है, ये एकल नागरिकता की बात कर रहा है, एकल नागरिकता की बात कर रहा है। इसका मतलब जैसे ही आपने किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण किया, यहां से आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा आर्टिकल 8, आर्टिकल 7, 6 और 5। 5 क्या कहता है, 5 ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक होगा। 6 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकों का प्रावधान या नागरिकता का प्रावधान। ऐसे कह लीजिए कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, और यहां पर क्या है, भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, 8 क्या कह रहा है, भारतीय मूल के लोगों के लिए, भारतीय मूल। ठीक है, भारतीय मूल का हमेशा मतलब समझिएगा जिनके माता पिता या अन्य पूर्वजों में से कोई भारत में जन्मा हो। तो पाकिस्तान को छोड़ करके दुनिया के किसी भी कोने में भारतीय मूल के लोग हैं, उनकी नागरिकता 26 जनवरी 1950 को, ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950, अब नागरिकता का आधार दूसरा होगा। वो 26 जनवरी 1950 की बात थी कि देश नया नया आजाद हुआ था और रेडी बट रही थी, लो तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, सब ले लो, वापस ले लो ना। तो अब वो स्थिति नहीं रह गई है। तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय मूल के ऐसे सभी लोग जो भारत में अपना अधिवास करना चाहते हैं, उससे पहले अगर वो भारत में आकर सूचना दे देते हैं तो 26 जनवरी 1950 को क्या होगा, भारतीय नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, एकल नागरिकता हो गई। और अब आर्टिकल 10 क्या है, आर्टिकल 10 जो है 5, 6, 8 का संरक्षण करता है और कहता है 11 यानी संसद विधि द्वारा कुछ भी निर्मित कर ले भविष्य में, लेकिन उपरोक्त नागरिकता का जो प्रावधान है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखिए हम लोग को किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, हम लोग को किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। हाँ, ध्यान रखिए भाई, 26 जनवरी 1950 आप लोग का जन्म हो गया था, नहीं हुआ था, है ना। तो नहीं हुआ था तो भाई आप तो इसमें नहीं आ रहे हैं। 26 जनवरी 1950 आपके माता पिता का जन्म हो गया था। अब आज जाके डेट ऑफ बर्थ पूछ करके आइएगा, पता है नहीं हुआ था। हाँ, मतलब अगर हुआ होता तो आप लोग कहीं और इसमें होते ना। हाँ, तो देखिए 26 जनवरी 1950 को आपके माता पिता का भी जन्म जो है नहीं हुआ था, तो आप लोग तो आर्टिकल 5 के तहत अधिकार प्राप्त कर ही नहीं रहे हैं। मिला आर्टिकल 5 के तहत अधिकार? नहीं, 6 के तहत मिला। सवाल ही नहीं उठता, पाकिस्तान गए ही नहीं थे। 7 के तहत तो आप लोग की नागरिकता 26 जनवरी 1950 की है, बाद की है ना। तो आने पढ़ने तो दीजिए 1955 का नागरिकता अधिनियम,
उसके तहत आपको जन्म से अधिकार जरूर है, लेकिन वो तो संसद में विधि बना दिया गया ना कि बाद में जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म ले रहे हैं और कहीं उनके माता पिता भी यहाँ नहीं जन्मे हैं, यानी कम से कम 20-25 साल बाद की स्थिति को देखें, तो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? तो वो आप लोग को नागरिकता जो है मिली है कहां से? वो 1955 के अधिनियम से। उसमें भी आपका जन्म का नागरिकता का अधिकार है, जो सबसे प्रबल मजबूत दावेदारी रखता है। ठीक है, 1955 जब पढ़ेंगे तो वहां पर इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब सीए को पढ़ना है तो उसका संशोधन वगैरह भी इसमें देखना रहेगा। ठीक है, उसको कल करते हैं। चलिए फिलहाल इसको यहीं पे समाप्त किया जा रहा है।